नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टीज। बिहार विधान परिषद की 9 सीटें और एक सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल क्या है, हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। एनडीए की जो प्रचंड बहुमत थी, उसके कारण ये 10 में से 9 सीटें तो एनडीए की तरफ जाती दिख रही हैं। आरजेडी और विपक्ष पहले से ही पस्त है, मगर आज एनडीए में भी एक ट्विस्ट आया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं हमें भी एक एमएलसी की सीट चाहिए, और उसके बाद उन्होंने आज सीएम सम्राट से भी मुलाकात की। अब आगे क्या होगा जानना होगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आज शेड्यूल जारी किया है, जून में ऐसे ही इतनी गर्मी है और अब पटना की सियासत का तापमान और बढ़ने वाला है। सर, पहले तो आप वो शेड्यूल बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, शेड्यूल बताते हैं अभिषेक जी, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे, ये जो 9 सीट है जी या फिर 10 सीट, एक सीट पर उपचुनाव होगा, यह बिहार विधान परिषद से की जो है विधानसभा कोटे की यह सीट है। यह सीट रिक्त हो रही है। 9 सीट रेगुलर है और एक सीट पर उपचुनाव है। वह एक जो उपचुनाव होगा वह नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री बिहार हुआ करते थे, आपने देखा कि किस तरीके से विधान परिषद उच्च सदन से इस्तीफा दिया और राज्यसभा हो गए, तो एक सीट उनका सीट है, उस पर आपको होगा। तो ये द्विवार्षिक चुनाव है, 9 सीट पर और एक सीट पर उपचुनाव होगा। ये हम पूरी क्लियरिटी के साथ समझना पड़ेगा। और विधानसभा का गणित है 243, टोटल स्ट्रेंथ 243 का है। अब आप कहिएगा लेकिन तब एक सीट उसमें खाली है, नितिन नवीन वाला। तो अब उसमें 243 में से 242 ये है पूरा तरीके से समाज। 25 कमोबेश चाहिए आपको जीतने के लिए एक सीट। तो इसमें विधायकों की ये चलती है, बड़े वोट करते हैं वो। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो शेड्यूल जारी किया है उच्च सदन के लिए, बिहार विधान परिषद के लिए, वह 1 जून को नोटिफिकेशन होगा, 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। ये है नंबर 1। और यह 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उस दिन से आपका नॉमिनेशन, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 8 जून तक नामांकन की अंतिम तिथि है। 1 से शुरू होगी, 8 को अंतिम दिन है, 9 जून को मंगलवार का दिन है। नामांकन पत्रों की जांच होगी, माने कि स्क्रूटनी की जाएगी। 11 जून को नाम वापसी माने विड्रॉल की डेट है, जो उम्मीदवार अपना चाहेंगे विड्रॉल कर सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसका भी शेड्यूल में अवधि है कि 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा और 5 बजे के बाद उसी दिन आपको काउंटिंग होगी। लेकिन तो ये देखिए, यह 9 सीट और 10 सीट जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह सिर्फ बात नहीं है, यह कहीं ना कहीं एनडीए ने जो मुकम्मल तौर पर विधानसभा में 202 का आंकड़ा छुआ है चुनाव में, यह प्रचंड जीत है और यह स्ट्रेटेजिकल जीत भी है, इस बात को मानिए। और जो तैयारी दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो सब दारोमदार इसी पर है। क्योंकि हमने देखा कि जो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का जो राधाचरण सेठ की जो सीट थी, जो एमएलसी थे, वह एमएलए बने। उसके बाद से उस पर चुनाव हुए, आपने देखा कि चुनाव का नतीजा क्या निकल के आया, आरजेडी उस सीट पर जीत गई। तो यह एक निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह चुनाव में, जो हम बराबर कहते हैं, यह किस तरीके से मैनेजमेंट का चुनाव होता है विधान परिषद का। तो अब जो यह मैनेजमेंट ही होगा इस बार कि एक सीट, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं, एक सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। तो आपने देखा था उच्च सदन का, राज्यसभा का चुनाव, कि किस तरीके से कहां पर कितनी सीट की जरूरत थी। आपको बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को सपोर्ट किया, लेकिन आरजेडी के ही एक भाग गए, कांग्रेस के ही कुछ भाग गए, तो वह वहां पर दिखाई पड़ा। लेकिन यहां पर जो गणित है, इसमें भी 25 सीट चाहिए आपको, माने 25 विधायकों का वोट चाहिए। तो ये देखिए, इन टोटलिटी अगर यदि हम लोग देखें, एक को माइनस भी कर दें, अगर यदि जो राज्यसभा चुनाव में इधर उधर किए थे झोलझाल आरजेडी के, तो मान लीजिए 40 सीट है टोटल महागठबंधन का मिला के, इंडिया ब्लॉक का मिला के। तो लेकिन और उसमें भी कांग्रेस को ही माइनस कर दीजिए, जो वह स्थिति परिस्थिति राज्यसभा में दिखाई पड़ी थी, फिर भी इनके पास में उतना वोट है। लेकिन जो माने एनडीए का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, वह एक्शन मोड में है। तो तेजस्वी अपने 25 विधायकों पे एकदम भरोसा नहीं कर सकते कि उनको कोई ना कोई साथ में चाहिए। अगर उधर से वोट नहीं आता है विपक्ष की ओर से,
बिल्कुल। तब तो फिर वो जो एक एमएलसी सीट वो भी आ रही है, वो भी फर्स्ट दिख रही है। वही हम कह रहे हैं कि जब एनडीए का क्राइसिस मैनेजमेंट जो करता है, जो चुनाव में हर गठबंधन, हर अलायंस करता है, तो आपको और तेजस्वी कहाँ है ये मालूम है। जी सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज चुनाव के नोटिफिकेशन हो गए, तेजस्वी कल ही दिल्ली गए, शेड्यूल जारी किया गया। जी, जी, हाँ हाँ बिल्कुल, तेजस्वी कल ही दिल्ली गए हैं। कल उनके पुत्र का जन्मदिन भी है, बिल्कुल, उसका कार्ड भी हर तरफ वायरल है कि कहाँ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। और उसके बाद लालू यादव भी सिंगापुर जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि तेजस्वी यादव सिंगापुर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मगर अब चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है, तो अब तेजस्वी यादव को भी देखना होगा कि अब वो कब पटना लौटे, क्योंकि इस बार के चुनाव में उनको हार नहीं चाहिए होगी जैसे राज्यसभा में मिली। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे भी लगभग वो जीत सकते थे अगर थोड़ी मेहनत और होती। देखिए, एक बात आपको अंदर खाने में एक बात और चल रही है। यह अंदर खाने में एक बात और चल रही है कि देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से क्या चाह रहे हैं हम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण। कहा तो यह जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव ने बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव कर दिया है लालू प्रसाद यादव को, इसी समय एन चुनाव के वक्त जब लालू प्रसाद यादव की जरूरत है, उनको विदेश इलाज के लिए स्वास्थ्य का जो कारणों से भेजा जा रहा है, और अंदर खाने में कुछ सिटिंग गेटिंग गिटबिट हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपको अगर यदि आरजेडी अपने कोर वोटर को इंटैक्ट नहीं रखेगी, जो एमवाई की बात हम लोग कहते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको बड़ा झोल होगा। बड़ा झोल इसलिए होगा कि आपने देखा भी कि एमवाई विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से खिसक गई थी, कहां से कहां चली गई थी। तो अब भी अगर यदि एमवाई को इस चुनाव में भी नहीं, अगर यदि एम को वाई को नहीं, अगर यदि वो आगे बढ़ाएंगे, तो फिर उनके लिए आने वाला दौर कठिन होगा। तो आप फिर से कोई हेलीकॉप्टर उम्मीदवार या कोई बड़ा वाला उम्मीदवार तो नहीं आ रहा है। देखिए, वही सब बात है, उसी सब पर कुछ न कुछ चल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव रहते तो इस तरीके से नहीं होने देते जो बात कही जा रही है। तो लालू प्रसाद यादव को धीरे से यहाँ से माने सिंगापुर का या उनका टिकट कटा दिया गया। क्या आप मान के चल रहे हैं कि इसका मतलब है कि मोहम्मद फारूक या सुनील कुमार सिंह भी रिपीट नहीं हो सकते हैं इस बार आरजेडी की तरफ से? देखिए, वही हम कर रहे हैं। देखिए, एमवाई की जब हम बात कर रहे हैं तो मोहम्मद फारूक एमवाई में फिट करते हैं, लेकिन सुनील सिंह तो एमवाई में फिट नहीं करते हैं। और कोर वोटर की बात देखिए, तेजस्वी यादव ने ही बीते दिन कहा था कि हमको अपनी पार्टी को फिर पुराने उस पर रवायत पर ले चलना पड़ेगा, एमवाई को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। तो ये कि विधानसभा का चुनाव का नतीजा है कि एमवाई में आपको डेंट लगा है। राज्यसभा में सर भूमियार को भेजने की कोशिश थी, बिल्कुल हार गए। अब सुनील सिंह को भेजते हैं राजपूत, अगर वहां पे भी कुछ इधर उधर हो गया तो फिर तो इससे बढ़िया तेजस्वी यादव कहेंगे कि हम तो अपने एमवाई पे ही चले। हाँ, वही कह रहे थे। इसको देखिए, बड़ा उनको स्ट्रेटेजिकल, और सामने एनडीए पूरी तैयारी करती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने देखा भी कि कैसे कैसे आज ही भाजपा में एक बड़े नेता को शामिल कराया गया। तो यह सब कुछ बात है। अब देखिए, थोड़ा समझने की जरूरत है, 9 सीट कौन कौन खाली हुई है। देखिए, सबसे जेडीयू की डॉक्टर कुमुद वर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद से प्रोफेसर गुलाम गौस जेडीयू से हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भीषम सहनी जेडीयू से हैं, उनका। भगवान सिंह कुशवाहा जो एमएलसी थे, वह इस बार विधायक चुने गए हैं, वह जो उनकी सीट खाली हो रही है, जेडीयू के हैं। संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब करता धरता है। आप दिल्ली कार्यालय चलिए, भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ उन्हीं पर, अमित शाह के साथ हमेशा दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक उनकी सीट भी है। अब देखिए, उसके बाद से सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह भी तारापुर से जीत गए। वह भी विधानसभा कोटे से ही जीत करके आते थे एमएलसी उच्च सदन के लिए। उनकी सीट भी खाली होगी। अब देखिए, उसके बाद आइए राष्ट्रीय जनता दल का मोहम्मद फारूक का एक सीट खाली होगा। उसके बाद सुनील कुमार सिंह जो राजद के हैं, उनकी सीट खाली होगा। 2 सीट राजद का खाली दिखाई पड़ा। 1 सीट कांग्रेस का डॉक्टर समीर कुमार सिंह का खाली होगा। ये आपको दिखाई पड़ रहा है। और इससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई, उससे अरविंद शर्मा को आपने देखा किस तरीके से भेज दिया गया, बराबर की जगह भूमियार को भेज दिया गया। तो यह एक आपको दिखाई पड़ रहा है। इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे कैसे कुछ हो रहा है। राधाचरण सेठ की बात हमने करी थी कि राधाचरण सेठ का जो स्थानीय प्राधिकार पर कैसे वहां पर उस सीट पर आपको आरजेडी ने कब्जा जमा लिया, आपको सीट नहीं मिली। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। तो सर, हम उम्मीदवारों के नाम भी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि ये जा रहे हैं, वो उनका भी नाम हम लेंगे फिर से। मगर सर, सबसे पहले जो ट्विस्ट आया, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें भी एक सीट चाहिए एमएलसी। तो क्या उनको इस बार एमएलसी मिलेगा? क्योंकि इसी तरह वो राज्यसभा में भी कह रहे थे कि हमें भी एक राज्यसभा सीट चाहिए। तो क्या
एमएलसी सीट जीतन राम मांझी को मिल सकती है? देखिए, निश्चित रूप से उनके पुत्र भी एमएलसी ही जी हैं। जी, पहले से ही एमएलसी, पहले से ही एमएलसी हैं, तो उनके पुत्र एमएलसी हैं, तो एक तो कोटा है उनका। जी जी जी। अब विधानसभा में उनको आपने देखा भी कितना है, अपने वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो अब एक सीट और मांग रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार से मिलने गए, दोनों सदनों के नेता भी हैं सम्राट चौधरी, तो निश्चित रूप से उनसे मिलना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वहां पर अब जो बात क्या आ रही है कि एक सीट का डिमांड क्या कर दिया उन्होंने, तो एक सीट का डिमांड करके देखिए, कम से कम यह प्रेशराइज तो कर दिया, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशराइज तो कर दिया कि एक सीट हमको चाहिए, नहीं होगा तो हम दिल्ली जाकर के बात करेंगे, अपनी बात को उठाएंगे, और हमको अगर यदि हिंदू माने उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अगर यदि मिलता है तो बेहतर कोऑर्डिनेशन एनडीए में दिखाई पड़ेगा। तो यह सब तरह तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे थे कि 4 विधायकों का योगदान है तो एक सीट तो मेरा भी हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि हम बेहतर कोऑर्डिनेशन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह सब बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रेशर बढ़ा करके तापमान एनडीए का बढ़ा दिया है। जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी सर, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि जो सीटें हैं, जो कुछ नाम आ रहे हैं कि ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये तो कंफर्म ही जा रहे हैं। सर, जो कंफर्म है वो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की ये तो पहले से ही मंत्री हैं और अब इनको एमएलसी बनाया भी जाएगा। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा और आप व्यूअर्स को भी ये बता दीजिए कि जो नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्या उसी पर निशांत कुमार जा रहे हैं या कोई और वहां पे जा रहा है? नहीं, देखिए, निशांत कुमार को फुल टेन्योर के लिए भेजा जाएगा। जी, उसमें आधा अधूरा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का कार्यकाल जितने दिन का है तो हाफ टेन्योर माने वो टेन्योर का होगा। तो वो निश्चित रूप से उनकी सीट पर ललन प्रसाद, जो धानुक समाज से हैं, शेखपुरा के रहने वाले हैं, और ये ललन कुमार वही ललन कुमार हैं जब सुनील कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो थे, जब उनकी परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी विधानसभा की आचार समिति की ओर से, जब अनुशंसा करके भेजा गया था, तो वो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया था। उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ललन प्रसाद ने नॉमिनेशन भी सब कर दिया था सिर्फ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था, फिर से सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल हो गई। तो ये ललन प्रसाद को जो है सो भेजा जाएगा, ये आपको नीतीश कुमार की वाली सीट से, यह पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा। और यह धानुक समाज है, धानुक समाज से आपको ये जाएंगे। अब रही बात की अगला सीट कौन? जी सर, और अब तो बात करते हैं, आपने उपचुनाव की बता दिया, मतलब निशांत कुमार पूरे टर्म के लिए जा रहे हैं, उपचुनाव पर ललन प्रसाद जाएंगे। अब सर, और क्या नाम आ रहा है जदयू से जिनका जाना तय माना जा रहा है एकदम? देखिए, एक नाम और है, वह है राजीव कुमार सिंह जी। यह या राजीव कुमार कह लीजिए, राजीव कुमार सिंह कह लीजिए, कुशवाहा समाज से आते हैं, तारापुर से हैं, सिटिंग एमएलए थे जेडीयू के, और इन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया। सम्राट चौधरी को जब भारतीय जनता पार्टी ने तारापुर से उम्मीदवार बनाया तो वो जीते, और इन्होंने अपनी सिटिंग सीट को फॉरगो कर दिया। गठबंधन के लिए बड़ा मिसाल उन्होंने दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, और यह तो निश्चित रूप से ऐसे नेता को भेजा जाए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, ये जाएंगे। तो जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, कोई आदमी मुख्यमंत्री को ही के लिए ही सीट छोड़ दिया, तो इनको राजीव कुमार सिंह का जाना तय है, कम से कम यह इतना दिखाई पड़ रहा है। अब बीजेपी से किन नामों की चर्चा हो रही है? देखिए, बीजेपी से प्रमुखता के साथ में एक दो नाम, कई नाम तो ऐसे कई सारे लिस्ट है, लिस्ट तो इतना भारी भरकम है भारतीय जनता पार्टी से कि सब लोग अपना अपना बायोडाटा दे रहा है। लेकिन उसमें प्रेम रंजन पटेल एक्स एमएलए हैं, बराबर उनका राज्यसभा के दरमियान भी उनका नाम आया था, सब कि उनको भेजना है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन का नाम आया, तो फिर स्वाभाविक तौर पर इनका नाम नहीं गया। तो ये इस बार प्रेम रंजन पटेल को भेजने की बात है, और ये अंदर खाने में कंफर्म बताया जा रहा है कि प्रेम रंजन पटेल को भेजा जाएगा। तो यह इतनी बात समझ में आ रही है। सर, बीजेपी के और कुछ नाम, क्योंकि अभी तक आप ये भी देखिएगा सर कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो हमने देखा वहां से भूरा गायब हो गया था, भूरा मतलब भूमियार और राजपूत। इस बार जो एमएलसी के लिए चुनाव हो रहे हैं, या जो अभी उपचुनाव हुआ मंगल पांडे की सीट पर, उस पर तो अरविंद कुमार शर्मा को भेज दिया गया, भूमियार को भेज दिया। जी बिल्कुल। तो सर, क्या कोई ब्राह्मण को भी एमएलसी बनाएगी बीजेपी? क्योंकि अभी तो सीट है उनके पास। देखिए, निश्चित रूप से यह एक पेच फंसा हुआ है कि किस राजपूत भी है सर, राजपूत भी है, बिल्कुल, राजपूत और ब्राह्मण से किसको बनेगा, यह देखने वाली बात है। एक नाम तो प्रेम रंजन पटेल का दिखाई पड़ रहा है,
तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस ब्राह्मण को भेजा जाता है, किस राजपूत को। क्योंकि सर ये जो हम अभी तक लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू भी किसी न किसी को राजपूत को भेज सकती है। क्योंकि सर हम जो अभी लिस्ट में बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ धानुक और कुशवाहा ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कोर वोटर है। जी। और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या उसको भी सम्राट चौधरी भी उसी को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब दो नाम भी, शीला मंडल और दामोदर रावत भी धानुक समाज से हैं, जो सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। सर बीजेपी स्वर्ण को थोड़ी भूल जाएगी। नहीं भूलेगी, नहीं भूलने की बात नहीं। आपने देखा है किस तरीके से आपको मंगल पांडे वाले सीट पर कैसे ब्राह्मण की सीट पर भूमि आपको, तो यह सब समीकरण साधा जा रहा है। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी में भी बहुत झोलमाल हो रहा है। हाँ, कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि नाम बहुत है वहां पे भी। बिल्कुल। तो चिराग किसका नाम सोच रहा हूँ, कौन से नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान के पास भी धर्म संकट है। धर्म संकट ये है कि अब वह किसको भेजेंगे। वेद प्रकाश पांडे को भेजेंगे, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को भेजते हैं, हुलास पांडे को भेजते हैं, या फिर अशरफ अंसारी को भेजते हैं। कई ऐसे नाम हैं, और सब जितने भी नाम हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वह उनके आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं और लंबे समय से ये लोग साथ हैं। तो निश्चित रूप से उनको भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि कौन है। तब है कि पार्टी के लिए कौन उपयोगी होगा, क्या समीकरण साधा जाएगा। देखिए, थोड़ा सा अगर यदि चिराग पासवान अपने पिताश्री के कार्यकाल को देखेंगे, तब उससे बहुत कुछ वो सीख पाएंगे कि हाँ, कैसे हमको साधना है सामाजिक समीकरण, और सब कुछ तब जाकर के कोई बात समझ में आएगी आपको। शुक्रिया सर। तो आपने समझा कि तेजस्वी यादव का दिल्ली होना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक सीट और एक नाम उनको भी सोचना होगा। इधर मांझी ने एनडीए में भी टेंशन बढ़ा दी है, वो भी एक सीट मांग रहे हैं। इधर चिराग को भी सोचना होगा कि उनको जो एक एमएलसी सीट मिलने जा रही है उसमें वो किसको भेजेंगे। और बीजेपी में तो थोड़ा सा टेंशन होगा ही, मगर बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है। जिसका नाम चलता है वो नहीं जाता है, और ऐसे ऐसे नाम भी आ जाते हैं जिनके बारे में हमें भी खोजना पड़ता है, अरे ये कौन है, इनको जरा पता करो। और जेडीयू के साथ तो कुछ नाम कंफर्म है, और दीपक प्रकाश का जाना तो कंफर्म ही है। अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।